हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम वंस अगेन ऑन टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। सबका फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चहते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह। और जैसा कि आप सब सुन ही रहे हो काफ़ी दिनों से, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है। क्या सुन रहे हो कि जल्द ही आपका बीपीएससी का, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये आने वाली है कि सबसे पहले तो एस्टेट होगा हमारे पास। 2025 में पेपर होगा। फिर एस्टेट के बाद हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0। तो बिहार सरकार बीपीएससी ये कोशिश कर रही है कि चुनाव जो इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव बिहार में, उनसे पहले उससे पहले अपना बीपीएससी टीआरई 4.0 पेपर कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है। और अगर हम तैयारी स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट से लेकर कर रहे हैं, है ना, तब तो उससे भी अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो जहां पर सीटों की संख्या लगभग हम मान के चल रहे हैं, हमारे पास सीट जो हैं वो 3,000 सीटें हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ 3,000 सीटें हैं। उसको सिर्फ ना बोलें, ये बोले केमिस्ट्री में बहुत सीटें हैं। 3,000 बच्चे जो एस्टेट क्वालिफाई किए थे लास्ट टाइम, उनमें भी संख्या लगभग इतनी ही है ना। 3 से 4 हजार बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है। और इसके अलावा जो फिर से एस्टेट क्वालिफाई करेंगे 2025 जो होने वाला है, ये अनुमान है कि पहले एस्टेट होगा, उसके बाद ही टीयर 4.0 कराया जाएगा। तो फिर से एस्टेट कुछ लोग जो नहीं क्वालिफाई कर पाए थे वो क्वालिफाई करके आएंगे, और वो सारे के सारे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठेंगे। इसका मतलब पिछली बार के कंपेयर में टीयर 3.0, 2.0 या 1.0 के कंपेयर में 4.0 में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि कंपेयर टू मेरिट की बात करें तो 3.0 में भी बहुत कम मेरिट गई थी, 2.0 से भी कम गई थी, है ना। लेकिन बाकी एग्जाम जो हो चुके हैं 3.0, 2.0 के कंपेयर में, जो 4.0 हमारा होने वाला है, इसमें कंपटीशन पहले के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होने वाला है। दूसरी चीज, एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मौका है उनके लिए जिन्होंने एस्टेट अभी तक नहीं किया हुआ है, कि 4.0 वैकेंसी सर आएगी, हम एस्टेट नहीं कर पाए, या लास्ट टाइम जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी बढ़िया मौका है कि पहले एस्टेट का पेपर देंगे। एस्टेट पेपर देने के बाद एस्टेट क्वालिफाई करेंगे, और एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद उनको मौका मिल जाएगा 4.0 देने का और अपनी एक नौकरी पक्की करने का। क्योंकि सीटों की संख्या हमारे पास काफी ज्यादा है, लगभग 3,000 सीटें हमारे पास मौजूद हैं केमिस्ट्री में, 11th-12th में, है ना। तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है और इसका आप फायदा उठा सकते हो। और क्योंकि हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक है हमारा। थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक है जो हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो भी न्यू बैच अगर ज्वाइन आप करना चाहते हैं तो देखिए, आपके लिए अच्छी बात यह है कि न्यू बैच आपका स्टार्ट है ना, जिसमें आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज्वाइन कर सकते हो, या एस्टेट के लिए भी आप बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हो। चैप्टर ही हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया हुआ है, पहला चैप्टर। एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपका जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है 2 जून से। तो 2 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। एक क्लास कल हुई थी, एक क्लास हमारे पास आज हुई है। तो ऑफलाइन बैच आपका बीपीएससी का स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा ऑनलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है, जहां हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन बैच, पुराने बैच चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, इसके अलावा ऑनलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अगर ट्राई करना चाहता है, बैच लेना चाहता है और अपनी तैयारी को पुख्ता करके सिलेक्शन लेना चाहता है इस बार बीपीएससी 4.0 के लिए, तो बैचेस को अपने आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो संस्था के नंबर 96 28 95 92 और 37 पर। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके अपने बैच को परचेज आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन के लिए जय हिंद भाई सभी लोगों को। देखिए, पता कर लीजिए, जो भी होगा वो संस्था के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए, पैसा कितने का मिलेगा वो मैं नहीं पता है, लेकिन बैच ये दोनों आपके स्टार्ट हो गए हैं। ऑफलाइन भी आपका स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं और
सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए फिलहाल हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो नया बैच हमने बीपीएससी के लिए स्टार्ट कर दिया है। 2 नंबर है हमारे पास। एक तो ऑनलाइन नंबर है हमारा, ये रहा 9628959237। ये नंबर हमारा कैसा है, ऑनलाइन नंबर है। और दूसरा नंबर हमारे पास 7991959237। ये नंबर हमारा ऑफलाइन नंबर है। तो जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन नंबर पे संपर्क कर सकता है, ऑफलाइन वाला ऑफलाइन नंबर पे संपर्क कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों बैचेज हैं। बीपीएससी टीयर 4.0 के लिए भी है और बिहार एस्टेट के लिए भी हमारे पास है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बैच एक ही स्टार्ट करते हैं, एक साथ कंप्लीट कर रहे होते हैं, क्योंकि एस्टेट और टीयर 4.0 में ज़्यादा सिलेबस का अंतर नहीं होता। एस्टेट में एक आध दो टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, लाइक हेट्रोसाइक्लिक थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा पढ़ना हो रहा होता है एस्टेट के अंदर, है ना। जबकि बीपीएससी में ओनली 11th-12th की एनसीईआरटी का जो कोर्स है वही कोर्स डिटेल में जाके पूछ रहा होता है या पूछा जा रहा होता है। चलो बिना लेट किए फिलहाल बैच का इन्फॉर्मेशन हम लोग दे चुके हैं। आज हमारे पास आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 भी हमने पब्लिक क्लास आपको ली हुई थी, यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, जल्द ही आपको एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी अगर नहीं हुई होगी। आज हम लोग लेक्चर 2 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कुछ पढ़ी थी। बेसिक चीज़ों में क्या पढ़ा हुआ था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, या बाउंड्री कितने टाइप की, 2 टाइप की बाउंड्री हो सकती है, जहां हीट पास हो जाए ऐसी बाउंड्री, जहां हीट ना पास हो पाए ऐसी बाउंड्री। इसके अलावा सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सिस्टम भी कई टाइप के, ओपन सिस्टम पढ़ा था, क्लोज सिस्टम पढ़ा था, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को याद करने के लिए जो ट्रिक्स थी वो ट्रिक भी हमने आपको बताई थी कि किस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, है ना। फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा और पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, मजा आएगा आज के लेक्चर में। कुछ थोड़ा बहुत आप ये जानने को सीखोगे कि थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल में थर्मो मीन्स हो गया टेम्परेचर, डायनेमिक्स का मतलब हो गया मूवमेंट। टेम्परेचर का मूवमेंट हाई से लो, लो से हाई। टेम्परेचर इज जनरली द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है। तो एनर्जी कैसे मूव करती है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, ये सारी चीजें एनर्जी के मूवमेंट का हमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है, जिसमें फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं सर, वो एक हमारे पास होता है, डेट इज पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। ठीक है। पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है और दूसरी है स्टेट फंक्शन। तो एक एग्जांपल से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली एग्जांपल क्या है वो हम पहले ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम अपने घर से, हमारे पास हाउस, होम है या रूम है, हाउस ना बोल के रूम बोल दें क्योंकि स्टूडेंट्स रूम में ही तैयारी करते हैं। हमारे पास एक रूम है, हम एक रूम से बीपीएससी टीयर 4.0 की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया। ठीक है। हमें क्या करना था, बीपीएससी टीयर 4.0 करना था। तो रूम से हमें कहाँ जाना है सर, ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमको निकलना है। और ऑफलाइन कोचिंग हमारे पास कौन सी है सर, टीचर्स एकेडमी। तो हमारा जो शुरुआती पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये लिख दिया हमने, हमको टीचर्स एकेडमी ऑफलाइन ज्वाइन करना है सर। तो रूम से हम निकले और रूम से हमको कहाँ पर जाना है, टीचर्स एकेडमी जाना है। ठीक है। अब होता क्या है कि घर से कोचिंग में जाने के लिए तैयारी करनी है बीपीएससी टीयर 4.0 की। तो सर घर से कोचिंग में जाने के लिए हमारे पास कई पाथ हो सकते हैं। एक तो पाथ ऐसा होता है कि जब आपके पास कम समय है, मतलब लेट हो गया कोचिंग को निकलने के लिए, जल्दी से जल्दी हमें कोचिंग पर पहुंचना है, तो हमने क्या किया, जो सबसे सीधा रास्ता है, आसान रास्ता, सबसे शॉर्टकट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिए, हमने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जो डायरेक्ट सीधा रास्ता जाता है, ये पाथ 1 हो गया। इसको हमने बोल दिया यहाँ पर, ये कैसा है हमारे पास, पाथ 1। ठीक है। ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर हम थोड़ा सा ऐसा किए कि अभी हमारे पास काफ़ी समय है,
रूम से निकलना है कोचिंग जाने के लिए, अभी हमने कमरे पर नाश्ता कंप्लीट नहीं किया हुआ है, मान लीजिए अभी तक हम लोग कंप्लीट नाश्ता भी किए नहीं हुए हैं, तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऐसी जगह चले गए जहां दुकान उकान हो नाश्ते की, तो हमने एक दूसरा पाथ सेलेक्ट कर लिया सर यहाँ पर इस तरीके से, एक दूसरा पाथ सेलेक्ट कर लिया जहां पर अच्छी समोसे की दुकान मिलती है, और उस पाथ के थ्रू अब हमको यहाँ पर पहुंचना है कोचिंग। ठीक है, ये नाश्ता वास्ता करके यहाँ तक पहुंचेंगे, ये सेकंड पाथ हो गया हमारे पास। या हो सकता है कि कुछ और हमारे पास समय ज्यादा था तो हमने एक और पाथ सेलेक्ट कर लिया जो लंबा पाथ तक चलो घूम टहल के फिर कोचिंग पहुंचेंगे, है ना। थोड़ा सा मूड अपसेट है कि एग्जाम आने को है और तैयारी अभी हमारी कंप्लीट हो नहीं पा रही है, या किस तरीके से नोट्स में चीज़ों को लिखी गई समझेंगे, तो यही सोचते सोचते आपने क्या किया, एक तीसरा पाथ सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से यहाँ हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और इस तीसरे पाथ के थ्रू अब आप यहाँ तक पहुँचे, ये पहुँचे। ठीक है, बात सुनते चलो, समझ में आएंगी चीजें करना क्या। तो ये हो गया हमारे पास सर, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द फर्स्ट पाथ जहाँ से हमको पहुँचना है कोचिंग पर। ये हो गया हमारे पास सेकंड पाथ जहाँ से हमको कोचिंग तक पहुँचना है, और ये हो गया हमारे पास थर्ड पाथ। और जा किससे रहे हैं हम लोग, बाई साइकिल। अभी तो फिलहाल साइकिल से जा रहे हैं, जब नौकरी लग जाएगी तो गाड़ी उड़ी खरीद ली जाएगी, फिलहाल तो साइकिल से ही चल रहा है। ठीक है, अब हमको अपने रूम से कोचिंग की तरफ चलने हैं, है ना। अब इसमें कुछ ध्यान पूर्वक बातें सुनिएगा। साइकिल से कोचिंग तक जाने के लिए हमको दो काम करने हैं। पहला तो करना है पैडल चलाना है, वर्क। भाई पहला काम क्या करना है, वर्क करना है, पैडल चलाना है, पैडल मारेंगे, कार्य करेंगे, वर्क करेंगे। तो वर्क हम लोग या तो फर्स्ट रास्ते के थ्रू गए, या सेकंड रास्ते के थ्रू गए, या किसके थ्रू गए, थर्ड रास्ते के थ्रू। एक और काम हमने किया, जब हम लोग रूम से चले थे तो हमने क्या किया सर, स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, या फाइनल स्टेट जिसको बोल देते हैं, इनिशियल स्टेट बोल देते हैं। शुरुआत में हमने क्या किया, जब इनिशियली चले तो हमारे पास 1 लीटर वाटर बोतल, हमारे पास 1 लीटर की वाटर बोतल भी है। रास्ते में चलाते चलाते साइकिल थक जाएंगे, तो हमने क्या लिया, जब कमरे से चले तो बैग में 1 लीटर पानी की बोतल रखी हुई है। पानी की बोतल रखने का मतलब हमारे पास क्या है सर, वॉल्यूम। ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम हो गया। बात समझना, किसी भी रास्ते के थ्रू जाएं, हमको यहाँ तक पहुँचने तक सर अपनी पानी की बोतल में कम से कम 500 ml वाटर बचा के रखना ही रखना है। भाई कोचिंग जाएंगे 2 घंटे कम से कम क्लास करेंगे, तो 2 घंटे क्लास में भी प्यास लगेगी, तो हमको कम से कम कितना बचाना पड़ेगा, 500 ml वाटर बचाना है। अब हमको 500 ml वाटर बचाना है कोचिंग तक पहुंचने के लिए, तो हम दो प्रॉपर्टी मेनली बता रहे हैं, उसको समझते चलो। क्या, पहला वर्क। अगर हम वर्क की बात करें सर, यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की बात करें, तो वर्क देखिए, पहला दूसरा और तीसरा पाथ, सबसे कम जो वर्क हमको करना पड़ेगा इस वाले केस में वो होगा पहले पाथ में, क्योंकि ये डायरेक्ट स्ट्रेट रास्ता है। सेकंड रूट में हमको एक गली के थ्रू गए, और थर्ड रूट जो हमने अपनाया हुआ है वो सबसे ज्यादा, यानी वर्क अगर आप ध्यान से देखो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। साइकिल सबसे ज्यादा कहाँ चलानी पड़ेगी, तीसरे रूट पर, सबसे कम साइकिल चलानी पड़ेगी दूसरे रूट पर, और सबसे ज्यादा तीसरे रूट पर, और सबसे कम फर्स्ट रूट पर। यानी कि वर्क जो होता है एक्चुअल में, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है बेसिकली, ठीक है। बाकी याद कैसे करने या कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो हम लिखवा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस वाले केस में, तो जो वर्क हमने लिखा हुआ है, वर्क एक्चुअल में ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, पाथ डिपेंडेंट। अगर आप ध्यान से देखो ये कैसा है, हमारे पास पाथ डिपेंडेंट है। हम अगर अलग अलग पाथ से होके गुजरेंगे तो जिस पाथ लंबा होगा वहां ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, जहां छोटा पाथ है वहां वर्क कम करना पड़ रहा है, यानी वर्क जो प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, अब यहां पर इसी पॉइंट्स को लिखते हैं, प्रॉपर्टी which depends on path। नाम से क्लियर है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी
जो पाथ पर डिपेंड करती है। पाथ बदल देने से उस प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाए, बदल जाए, यानी चेंज हो जाए। पाथ बदल देने से, अगर हम बदल रहे हैं तो पाथ बदल देने से उसकी प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। इस केस में ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, पाथ फंक्शन। लेकिन जब हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाया कि वॉल्यूम जो हमने लिया हुआ है, शुरुआत में 1 लीटर बोतल लिया हुआ था और 500 ml बचाना था, तो आप किसी भी रास्ते के थ्रू जाओ, चाहे इस रास्ते के थ्रू जाओ, सेकंड रास्ता चुनो, चाहे फर्स्ट रास्ता चुनो, चाहे तीसरा रास्ता चुनो, हमें कम से कम कोचिंग में 2 घंटे क्लास करने के लिए 500 ml पानी बचाना है, यानी 500 ml पानी पीना ही पीना है। तो 500 ml पानी चाहे आप पहले पाथ के थ्रू जाओ, चाहे दूसरे के जाओ, चाहे तीसरे के थ्रू जाओ, पानी जो खर्च हुआ हमारे पास 1 लीटर से लेकर 500 ml तक, वो खर्च कितना हुआ, 500 ml। चाहे आप रूट फर्स्ट में जाओ, चाहे सेकंड में जाओ, चाहे थर्ड में जाओ। इट मींस वॉल्यूम। अब यहां पर स्टेट फंक्शन की बात आती है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट पाथ, ये लिख देते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट, यानी अगर शुरुआत में हम 1 लीटर की जगह 2 लीटर पानी लेके जाते, 2 लीटर, और 500 ml बचाना होता हमको, यानी 1.5 लीटर पानी हमने पी लिया। मान लो शुरुआत में हम 5 लीटर पानी लेके चलते, 500 ml बचाना होता, तो 4.5 लीटर पानी पी गए। यानी कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। किस रास्ते के थ्रू गुजरे उससे लेना देना नहीं है। यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कर लो, इस केस में स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी बदलती नहीं है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट हमने यहां पर नहीं बदला। ये तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट था, याद करने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए कि हमारे पास पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है या स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरी चीज, अगला पॉइंट वो ये है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया सर कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है और कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो उसके लिए हम लोग कैसे याद करते हैं। ठीक है, चलो हमें बस याद केवल एक चीज करनी है, ध्यान से समझते चलो। हम लिख रहे हैं यहां पर पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। हमने क्या हेडिंग डाल दी सर, यहां पर हमने हेडिंग डाली हुई है पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। यानी कि सर हमें केवल पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी जो अपने यहां लिखी हुई है वो समझना है। 4 प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली हैं जो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी की तरह वर्क करती है। पहला वर्क, 4 प्रॉपर्टी जो हमको एज इट इज याद रखनी है। पहला वर्क, दूसरा है हीट, तीसरा है हीट कैपेसिटी, और चौथा होता है सर इंट्रोपी। हालांकि ये सब जितने भी टर्म लिख रहे हैं ये सब आगे आके इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। फिलहाल हमने 4 प्रॉपर्टी आपको लिखी हुई है और ये 4 प्रॉपर्टी लिख के ये बताया कि ये 4 जो प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली किस चीज पर डिपेंड कर रही होती हैं। वर्क हो गया, हीट हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो एक चीज और याद रखना, जैसे हम बोल रहे हैं, जिस टर्म में हम बोल रहे हैं एज इट इज, ऐसे ही टर्म में अगर शब्द लिखा हुआ होगा तभी वो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी कही जाएगी। यानी कि आप कंफ्यूज मत होइए, कहने का मतलब हमारा क्या है कि जिस तरीके से हमने लिखा, जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमने एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा आपको यहाँ बोल दिया हीट, ओनली हीट लिख देता, तो हीट प्रॉपर्टी सिर्फ लिख दिया, समटाइम इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने बोला हीट अगर लिखा होगा तो ये क्या कहलाएगा सर, पाथ फंक्शन। अच्छा, इन चारों प्रॉपर्टी के अलावा
कोई भी अदर प्रॉपर्टी अगर आपको लिखी मिल जाए वो सब किस में काउंट की जाती है, स्टेट फंक्शन में काउंट होती है। इन चारों के अलावा कोई भी अदर प्रॉपर्टी अगर काउंट कर ली जाए तो वो किस में काउंट की जा रही होती है, स्टेट में, है ना। दूसरा एग्जांपल, अगर इसी में हम लोग हीट की जगह ऐसे बोल दें, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जनरली सम टाइम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी। अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी लिख दे, अब आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ ये प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, तो याद रखना हमने क्या बोला कि एज इट इज, जैसे हमने लिखा है उसी शब्दों में लिखा आएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन कहलाएगा। कुछ भी चेंज करता है उसके अंदर तो वो फिर प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाती है स्टेट फंक्शन। जैसे अगर हमने हीट बोला तो वो पाथ फंक्शन है, लेकिन अगर हमने थोड़ा चेंज कर दिया, हमने क्या बोला, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना, अब ये पाथ नहीं है, अब ये क्या कहलाएगा सर, स्टेट फंक्शन। क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन। इसी तरीके से जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने ऑल बोल दिया यहां पर कि मान लो सर हमने ले लिया यहां पर एक्चुअल में हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इस बार हमने क्या लिख दिया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको क्यूपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बताओ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी की स्टेट, पाथ ओनली ये चार है। अगर हीट सिर्फ लिखता तभी पाथ है, उसके साथ कुछ भी अदर शब्द अगर वो ऐड कर देगा, जोड़ देगा, तो वो बची हुई सारी प्रॉपर्टी किस में काउंट की जाती है सर, अब स्टेट फंक्शन में काउंट करने लगेंगे। किस में काउंट करने लग जाएंगे, स्टेट फंक्शन में। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से जैसे हम बोल देते इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, हमने क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, हमने एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। भाई इंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग, पहला लेक्चर आप खोलना पढ़ना, उसको समझ में आएगा। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं है मतलब आवाज आपको नहीं आ रही है कि क्या प्रॉपर्टी बोल रहे हो वॉल्यूम की विषय में। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इन चार के अलावा, आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्या, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग अगर हम लिखेंगे सर, तो इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो हमने लिखा हुआ है ये कहलाएगा पाथ फंक्शन। आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कंप्लीटली इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, लेकिन अगर वो सिर्फ इंट्रोपी बोल देता, बताओ इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी क्या है, तो गलती मत कर देना, बहुत गलती होती है और बेवकूफ बनाने के लिए एग्जाम में ये काम करता भी है। इसलिए हमने कहा कि जो प्रॉपर्टी हमने एज इट इज लिखी हुई है वैसी ही प्रॉपर्टी के नाम से आएगा, तभी वो पाथ फंक्शन है। ओनली इंट्रोपी बोलेगा तो क्या लगाओगे, स्टेट फंक्शन। क्या लगाओगे, हमारे पास स्टेट फंक्शन यहां पर लगा दोगे। कुछ आई बात समझ में यहां पर, या बोल देता मान लो इंट्रोपी ना लिख के वो लिख दे इंट्रोपी ऑफ सिस्टम, तो हमने कहा ओनली इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग पाथ फंक्शन है, उसके अलावा कुछ भी लिख देगा या उसके अलावा कोई अदर प्रॉपर्टी अगर लिख के आती है, वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग किस में काउंट करते हैं सर, स्टेट फंक्शन में काउंट की जा रही होती है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी आ जाए, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो दिमाग में तुम्हारे आ रहा हो, कुछ भी आ जाए, वो सब प्रॉपर्टी किस में काउंट की जा रही होती है, स्टेट फंक्शन में। ठीक है, केवल ये प्रॉपर्टी एज इट इज फॉर्म में लिखी गई होंगी तभी उसको काउंट करते हैं पाथ फंक्शन में। आई थिंक जितना पॉइंट हमने प्रेशराइज करके आपको यहाँ बताया है वो सारे पॉइंट अब आपको यहाँ समझ में आ गए होंगे। अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डेट इज इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरेस्टिंग है, हम बता देंगे कैसे आप इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हो। जनरली इसको कई बुक्स में ई से या कई बुक में यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे या तो यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि आंतरिक ऊर्जा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी सुन के लिख लिया करो, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी जो होती है क्या होती है सर, कैसे जानेंगे किसी भी सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी एनर्जी हैं जो इंटरनल एनर्जी की तरह बिहेव करती है। तो दो चीजें हैं,
हम आपको जितनी एनर्जी पूछी जा सकती है उनके नाम भी लिख देंगे। और दूसरी चीज है कि आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि यही एनर्जी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, ये पहचानेंगे कैसे। अब ध्यान से सुनो हमारा पॉइंट। किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो उस सिस्टम को टेम्परेचर चेंज करने में हेल्प करती हो, यानी कि एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम विच कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, वही एनर्जी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। कुछ आया? अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आज ही के लेक्चर में आपको थोड़ा सा बॉम्ब कैलोरी मीटर के बारे में बताएंगे स्ट्रक्चर बना के। और जब बॉम्ब कैलोरी मीटर के बारे में बता रहे होंगे तो आपको वहां ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा बातें, ठीक है। तो अभी जो बोल रहे हैं उसको सुन लो। इसीलिए क्या बोला कि किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने में हेल्प करती है, जिससे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाए, वो एनर्जी क्या कहलाती है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहला रही होती है। पॉइंट लिखते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहां पर पॉइंट हमने लिखा, एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम की वो एनर्जी विच कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ, which can change the temperature of system, which can change the temperature of system is called internal energy, आंतरिक ऊर्जा ऑफ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने में हेल्प करती है, वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। ये तो डेफिनेशन है, बाई चांस अगर आपको एग्जाम में आ जाए आप कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे, तो चीजें होंगी। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एनर्जी हैं जो टेम्परेचर चेंज कर सकती है। ये पूछा जाता है एक्चुअल में कौन कौन सी एनर्जी शामिल होती है। डोंट वरी, हम सारी एनर्जी को बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ पर आपको लिखेंगे और समझाएंगे। आओ देखते हैं एक एक करके। तो हमने लिखा सर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में सबसे पहले एनर्जी हमारे पास आती है सर आंतरिक गतिज ऊर्जा, IKE। सबसे पहले इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल में तीन तरीके के, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, हलचल। किसी भी मॉलिक्यूल में तीन तरीके के मोशन हो सकते हैं, यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी तीन तरीके की एनर्जी है। लिखते हैं एक एक करके यहाँ कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर तीन एनर्जी शामिल है यहाँ पर भी। अब वो तीन एनर्जी कौन कौन सी है, डोंट वरी, अब एक एक करके सारे हम बताएंगे। तीन तरीके के बेसिकली मोशन होते हैं कि एक मोशन होता है हमारे पास सर वाइब्रेशनल, दूसरा होता है सर ट्रांसलेटरी, और तीसरा होता है सर रोटेटरी। अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिलहाल अभी सिर्फ हम एक पेडिग्री टाइप की बना रहे हैं कि कौन कौन सी एनर्जी ऐसी हैं जो शामिल हो रही है इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी में पहली आ गई इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें मेनली तीन एनर्जी है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। भी हम इसको भी एक एक करके डिटेल में लेके आएंगे आपके लिए समझने के लिए, ठीक है, डोंट वरी। दूसरी है सर हमारे पास आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस एनर्जी को एक्चुअल में हम लोग इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, किसी एटम से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, दूसरी हो गई इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा प्लस जो मेन एनर्जी शामिल है जिसमें आती है न्यूक्लियर एनर्जी, तीसरी है न्यूक्लियर एनर्जी।
और इसके अलावा भी और भी एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा, कि कभी कदार एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ते रहते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाए या एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में जो एनर्जी यूज्ड हो रही होती है सर, उस एनर्जी को भी हम लोग किस में काउंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी में काउंट की जा रही होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है। अब ये टर्म हम उसके लिए यूज कर दे रहे हैं या इसके अलावा प्लस करके भी आगे लिख दे रहे हैं। एक्चुअल में सिर्फ इतनी नहीं, और भी कई एनर्जीज हैं जिसके बारे में हम लोग फिलहाल चर्चा नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बहुत सी एनर्जी है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी का मतलब होता है, अगर आपको याद होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी महान आइंस्टीन साहब ने दिया था, मास एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी मास कन्वर्जन। वो सिंपल सी बात कहते हैं कि किसी भी मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से, E=mc² से। तो मास का एनर्जी में जो कन्वर्जन है, यानी किसी भी एटम में मौजूद जो भी मास है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, अगर उसको एनर्जी में कन्वर्जन करना चाहेंगे मास एनर्जी रिलेशन के थ्रू, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहलाती है। और जिसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी में ही काउंट की जा रही होती है। तो बेसिकली इतनी एनर्जीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये सारी एनर्जी हम लोग कवर करते हैं किसके अंदर, इंटरनल एनर्जी के। क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक स्थितिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में ऊर्जा, और रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो हो रही होती है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग किस चीज की, कि एक्चुअल में इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात करें। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। थोड़ी सी हम लोग इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है। ठीक है, और शॉर्टकट लिख लेंगे ताकि आगे काम आएगा अगर लिखना होगा दोबारा, IKE, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने बताया आपको, लिखा कि एक्चुअल में इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 3 टाइप की है। पहला है हमारे पास सर वाइब्रेशनल। अब वाइब्रेशनल होता क्या, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम मान लिया सर हमारे पास कोई कंटेनर है इस तरीके का, ये रहा। ये कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास, हमने जो कंटेनर लिया हुआ है, और ये भी बता दिया कि हमारे पास इस कंटेनर में, यहाँ लिख देना है, सॉलिड, कुछ सॉलिड पार्टिकल का यूज करना है। एक्चुअल में वाइब्रेशन जो होता है वो होता कैसे है, किसी कंटेनर के अंदर सॉलिड पार्टिकल जो आपस में सर होते हैं तरीके से, सॉलिड पार्टिकल की अपनी एक खासियतें होती हैं क्या सर, कि सॉलिड के पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते हैं। ये आई थिंक बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आप कहो कि सर ये भी बता दीजिए, तो ये फिर थोड़ा सा वही हो जाएगा कि ये कैसे बता दिया जाए, क्योंकि बेसिक चीजें ये होती हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में आपको पता है कि सबसे कम मूवमेंट जो पाया जाता है पार्टिकल्स के बीच में, वो किसके बीच में होता है, सॉलिड। सॉलिड में मौजूद जो पार्टिकल होते हैं उनके आपस के बीच में एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है ना। अगर सॉलिड के पार्टिकल के बीच में आपस में मूवमेंट बहुत कम होता है सर, तो ये जो पार्टिकल हैं सॉलिड के, ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास सर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वाइब्रेट करने से वाइब्रेशन मोशन होता है। और पार्टिकल अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें अब इस तरीके से, ये पार्टिकल है तो ये कुछ इस तरीके से
पार्टिकल का हमारे पास वाइब्रेशन मोशन हो जाता है। सेम यही पार्टिकल यहाँ पर भी ले लिया, इस तरीके से ये ले लिया। इस तरीके से ये पार्टिकल का हमारे पास क्या होता है सर, तो वाइब्रेशन मोशन के थ्रू जो एनर्जी क्रिएट हो रही होगी वो क्या कहलाती है हमारे पास सर, वाइब्रेशनल एनर्जी। और दूसरी हमारे पास आती है अब यहीं पर, दैट इज ट्रांसलेटरी। दूसरी हमारे पास कौन सी है सर, ट्रांसलेटरी एनर्जी है। ट्रांसलेटरी एनर्जी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मान लिया हमारे पास सर कोई लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल हैं और इस तरीके से हमने बना लिया, ये है कंटेनर, है ना। और इस कंटेनर में लिक्विड के पार्टिकल्स हमारे पास भरे हुए हैं। तरीके से अब इन लिक्विड के पार्टिकल्स की अपनी कुछ खासियतें होती हैं कि ये सर स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव करने के मतलब हो सकता है सर ये लेफ्ट टू राइट पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहे हो, ये लेफ्ट टू राइट, या हो सकता है ये पार्टिकल सर कुछ इस तरीके से राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, इस तरीके से ये, या हो सकता है सर यही पार्टिकल हमारे पास टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे हो, ऐसे भी। मतलब केवल एक डायरेक्शन में इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहे हो, या हो सकता है सर ये पार्टिकल हमारे पास बॉटम से टॉप की तरफ कुछ इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहे हो, ये। तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ये पार्टिकल हमने मान लिया, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो ये ट्रांसलेटरी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। इस मोशन को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के थ्रू जो एनर्जी होगी वो भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में काउंट की जा रही होगी, ठीक है। एंड थर्ड है हमारे पास, दैट इज रोटेशनल, घूर्णन। रोटेशन के थ्रू, अब रोटेशन के थ्रू कैसे समझा जाएगा, तो रोटेशन के थ्रू आप ऐसे समझ लो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इस तरीके का, और यहाँ हमने पार्टिकल ले लिया, कोई गैस के पार्टिकल सर भरे हुए हैं, फिल किए हुए हैं, इस तरीके से। और गैस के पार्टिकल को यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस तरीके से। गैस की अपनी खासियत होती है, जिस कंटेनर में इसको भरा जाता है उसी कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, गैस का वॉल्यूम बन जाता है। और अगर कुछ बोला ना जा रहा हो तो जनरली गैस तो क्या मान के चलते हैं हम लोग सर, आइडियल गैस मान के चलना। तो मान लो तीसरा हमारे पास रोटेशन हो गया। रोटेशन में कोई गैस ले ली, जैसे गैस एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया सर अमोनिया। तो जब अमोनिया की हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है और लोन पेयर के अलावा नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरीके से भरे हुए हैं। तो किसी एक्सिस के अलोंग सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर ये एटम है, अगर हम इसको एज ए एटम मान के चल रहे हैं, ये हमारे पास ये रहा एक एटम, ये रहा एटम और ये रहा एटम। तो एटम भी क्या कर सकता है सर, एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर सकता है, या तो ये रोटेशन हो रहा हो, या कुछ इस तरीके का रोटेशन हो रहा हो, या कुछ ऐसा रोटेशन हो रहा हो। तो रोटेशन के थ्रू भी सर हम लोग यहाँ पर जो मोशन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड रोटेशन मोशन।
तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में हमने आपको लिख के दिखाया सॉलिड लिक्विड गैस में किस तरीके से वाइब्रेशनल मोशन हो रहा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा होता है और रोटेटरी मोशन हमारे पास हो रहा होता है। क्लियर है यहाँ पर इतना पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर यहीं पर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में ऐसे समझ लो भाई, क्यों घबराते हो। आंतरिक स्थितिज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे मान के चलते हैं, आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए सर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल एग्जिस्ट करती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो तरीके से इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम ये रहा हमारे पास और दूसरा एटम हमने यहाँ ले लिया और ये रहा हमारे पास सर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये रहा हमारे पास सर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से। ठीक है, कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिलहाल हम एक इलेक्ट्रॉन की लेके बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एनर्जी का कैलकुलेशन आप समझो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जब ये एटम आपस में नजदीक आएंगे, नजदीक आने से जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन पे दूसरे एटम के न्यूक्लियस द्वारा, भाई दूसरे एटम के जब क्लोज में आएंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा सर, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इसी तरीके से इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे सर लगेगा। तो ये फोर्स जो लग रहा है जिसको हम ए एफ से यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ए एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ए एफ का मतलब हमारे पास क्या हो गया सर, अट्रैक्टिव फोर्स। बट ये अट्रैक्टिव फोर्स अब ध्यान से समझना, एक न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, ये कहलाता है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। दूसरी चीज ये भी है कि अगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर दें इस तरीके से आउटर मोस्ट सेल में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे भी तो एक फोर्स सर एक्जिट होगा, और इसको अगर हम आर एफ से रिप्रेजेंट कर दें तो आर एफ हमारे पास क्या कहलाएगा सर, रिपल्सिव फोर्स। आर एफ को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स कह देंगे। तो एक अट्रैक्टिव है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, और एक हमारे पास क्या है सर, रिपल्सिव फोर्स। अब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन्हीं दोनों फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स प्लस रिपल्सिव फोर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं सर इंटर एटॉमिक या इंटर मालिकुलर। मालिक्यूल में कई एटम्स हैं और इसी इंटर मालिकुलर फोर्सेज को ही हम लोग सर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में काउंट कर रहे हैं। यही जो हमारे पास इंटर मालिकुलर फोर्स लिखा हुआ है सर, इसी को हम लोग काउंट कर रहे होते हैं किसमें, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। छोटा सा पॉइंट था तो उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है सर, अगला आपने लिखा यहाँ पर जो एनर्जी में समझाने के लिए, वो क्या था, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तो आसान है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर आप देखो इस एनर्जी इंटरनल एनर्जी में ये काउंट हो रहा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी एटम, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एटम, ये न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सेल है, हाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तरीके। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही है। जब
खुद न्यूक्लियस का उसके ही इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये जब खुद न्यूक्लियस का उसके ही इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को, इस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्स होता है। फोर्स है यानी एनर्जी मौजूद होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहे होते हैं। इस फोर्स को या इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, न्यूक्लियर एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अगर आप जानना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को भी रिप्रेजेंट अगर आप करना चाह रहे हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आप बताओगे, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लो कि हमारे पास इस तरीके का कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से सर सेल पाई जा रही है। और इस सेल में सर अगर हम इलेक्ट्रॉन शो करना चाहें ये, तो भाई अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास सर पहली सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई, ये हमारे पास फोर्थ सेल हो गई। तो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ये जंप करके या तो यहाँ जा रहा हो एक्साइटेड कंडीशन में, या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके या तो यहाँ जा रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में ये सेल इस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, तो अगले स्टेट में जाए, एक्साइटेड हो जाए, या वापस अपने लौट के चला आए इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस ट्रांजिशन होने पर जो एनर्जी पार्टिसिपेट करती है, उस एनर्जी को भी अगर हम लोग यहाँ बताएं तो किस में काउंट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी है जहां मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्जन किया जा सकता है। वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कवर कर रहे होते हैं, वो यहाँ का मैटर है नहीं। तो ये था ओवरऑल इंटरनल एनर्जी को समझना कि इंटरनल एनर्जी में किस किस तरीके की आंतरिक ऊर्जा में एनर्जी शामिल होती है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि 4 ऑप्शन लिख के बोल देगा बताओ इसमें से कौन सी इंटरनल एनर्जी है, कौन सी आंतरिक ऊर्जा है। क्लियर है यहाँ तक इतना पॉइंट? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि जो एनर्जीज हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं वो एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है सर, है ना, आंतरिक आंतरिक गतिज ऊर्जा जो होती है, एक्चुअल में वो फंक्शन होती है सर टेम्परेचर के। यह एक लिखने का तरीका है केमिस्ट्री में, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एफ का मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के चेंज करने पर क्या होती है, बदल जाती है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है सर, वो डिपेंड करती है, किसका फंक्शन होती है, दैट इज वॉल्यूम। वो किसका फंक्शन होती है हमारे पास सर, वॉल्यूम का फंक्शन हो रही होती है। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि सर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग ने लिख लिया, इट मींस यही दोनों इंटरनल एनर्जी कहलाती हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास होती है ई या यू, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यानी टेम्परेचर बदल देने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी, या वॉल्यूम के चेंज कर देने से भी सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, तो जो लोग शुरू से लेक्चर कर रहे होंगे बताएं हमको आंसर देके, क्या हमने कई पाथ फंक्शन में इंटरनल एनर्जी का नाम लिया? यहाँ पर क्या कहीं हमने पाथ फंक्शन समझाने में इंटरनल एनर्जी का नाम लिया है? नहीं लिया हुआ है। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी को हम लोग किस में काउंट कर रहे होते हैं, स्टेट फंक्शन में काउंट करते हैं। इसमें काउंट करेंगे, स्टेट फंक्शन में काउंट करेंगे। यहीं पर एक छोटा सा नोट का पॉइंट हम लोग डालते हैं और समझते हैं पॉइंट क्या।
सर नोट में हम लोग ये मान के चलते हैं कि आइडियल गैस अगर हमारे पास है तो एक्चुअल में आदर्श गैस के पास एक खासियत होती है कि आदर्श गैस में इंटर मालिकुलर फोर्सेज जीरो होते हैं, और इंटर इंटर मालिकुलर फोर्सेज जीरो हो जाने से वहां पर जो वॉल्यूम है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि आइडियल गैस के पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तभी पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो आइडियल गैस में क्योंकि वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है पार्टिकल का, और वॉल्यूम अगर नेग्लिजिबल हो गया तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास है वो ओनली फंक्शन होती है किसके सर, टेम्परेचर के। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। किसी गैस के लिए, सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर वो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होते हैं, और वॉल्यूम वहां पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, पार्टिकल का नेग्लिजिबल मान के चल रहे होते हैं। इसीलिए आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हो गया यहां तक? तो ये रहा हमारे पास नोट का पहला पॉइंट। इसी तरीके से नोट का एक और दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, वो क्या है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी भी सिस्टम पे ग्रेविटेशनल पुल, यानी जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, किसी सिस्टम पे ग्रेविटेशनल पुल द्वारा यूज की गई एनर्जी, या किसी सिस्टम पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल एनर्जी पाई जा रही है। तो किसी सिस्टम का ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पुल द्वारा यूज की गई एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा यूज की गई एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा यूज की गई एनर्जी जो होती है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं करते। तो एनर्जी अराइजेज ड्यू टू, यहाँ यही पॉइंट हम लोग लिखते हैं, एनर्जी arises due to gravitational pull। तो बीपीएससी में क्योंकि ऑप्शन बनाता है कुछ इस तरीके के 5 ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन बनाने के बाद फोर्थ ऑप्शन वो क्या बनाता है, मोर देन वन सही होगा, या पांचवा ऑप्शन बनाता है नन ऑफ दीज सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये टाइप नोट बहुत काम आता है कि लिख दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में कि इन द फॉलोइंग गिविंग एनर्जी विच एनर्जी विल नॉट बी काउंट एज इंटरनल एनर्जी, यानी दी गई ऊर्जाओं में कौन सी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में काउंट नहीं की जाती, नहीं गिनी जाती। पहला ऑप्शन बना दिया आंतरिक गतिज ऊर्जा यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा ऑप्शन बना दिया एनर्जी अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र द्वारा पैदा की गई ऊर्जा। तीसरा बना दिया एनर्जी अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पैदा हुई ऊर्जा। चौथा ऑप्शन बना दिया मोर देन वन। पांचवा ऑप्शन बना दिया नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या लगाएंगे, मोर देन वन। इस टाइप की बीपीएससी के क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एनर्जी अराइजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, और पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही हम लोग क्योंकि पढ़ते हैं बीपीएससी के लिए, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट इन्वॉल्व इन, आर नॉट इन्वॉल्व इन internal energy of system। इंटरनल एनर्जी सिस्टम, इंटरनल एनर्जी में उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं या नहीं पढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अगला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट सा नोट में, नोट का क्या, वो कुछ अलग से पॉइंट हम लोग यहाँ लिखते हैं समझने के लिए। क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बनता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी, कोई भी एक ऐसा तरीका आज तक नहीं बना है जिस तरीके के थ्रू हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी निकाल सके। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया ये हमारे पास एक मार्कर है और इस मार्कर की इंटरनल एनर्जी आप बता दीजिए क्या है।
तो आप इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, मे बी ट्रांजिशन एनर्जी बता सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी बता सकते हो, लेकिन और अदर टाइप की जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है उनको निकालना इम्पॉसिबल। हर तरीके की एनर्जी को मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट, एनी गिवन सिस्टम, एनी गिवन मॉलिक्यूल, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे इंटरनल एनर्जी की तो वो बताना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करते हैं सर, तो हम लोग वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं बता सकते, उसकी एनर्जी में जो चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज उसको कैलकुलेट करते हैं। और उस इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जिस औजार का, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या होता है अभी समझाएंगे, मजा आएगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर। दूसरी चीज, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो भी रिएक्शन, जो भी प्रोसेस चल रहा होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर बनाया ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, सम आयतनी प्रक्रम पाया जाता है जहां पर आयतन चेंज नहीं हो रहा होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जहां वॉल्यूम चेंज जीरो हो रहा होता है। यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर बेस्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस पर जहां वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में होने वाले इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया। अब इसी पॉइंट को लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, या ऐसे लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट मेजर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब कुछ चीजें और सीखो, शॉर्टकट टर्म यूज करेंगे। जैसे ये डेल्टा जब हम लोग लिखते हैं तो इस डेल्टा का लिखने का मतलब होता है चेंज, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आर्थिक आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन, मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, मापा जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसको मेजर किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज बॉम्ब कैलोरी। क्या बोल देते हैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर बोल देते हैं। और दूसरा प्रोसेस वही जो हमने बोला था उसको भी नोट कर लेते हैं कि बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर जो भी प्रोसेस सिस्टम चल रहा होगा, रिएक्शन चल रही होगी, वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराई जाती है। तो इन बॉम्ब कैलोरीमीटर reaction are carried out at constant volume, reaction are carried out at constant volume। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर रिएक्शन चल रही है इट मीन्स कैसा प्रोसेस हो गया सर? ये आइसोकोरिक, जहां वॉल्यूम चेंज, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में हुआ चेंज जीरो होता है। जहां वॉल्यूम में हुआ चेंज क्या बताते हैं हम लोग सर? जीरो बता रहे होते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया।
आओ मजा आएगा। थोड़ा सा बॉम्ब कैलोरीमीटर 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। कहो तो अभी करा दें, कहो तो नेक्स्ट क्लास में करा दें, आपकी मर्जी है यहाँ पर। चलो फिलहाल यहाँ तक चलो रख लेते हैं बॉम्ब किलोमीटर, फिर हम लोग एप्लीकेशन पर स्टार्ट करेंगे क्या होता है, क्योंकि उसमें फिगर है, समय थोड़ा सा लगेगा, मजा आएगा लेकिन टॉपिक को समझने में। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अपना ये समझना कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, और जो भी इस कैंडिडेट अगर आप एस्टेट 2025 जिनका नहीं क्वालिफाई है वो अगर निकालना चाहते हैं तो उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट है, तुरंत ज्वाइन कर लें। या जो भी कैंडिडेट, तो बाईलैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लिखना थोड़ा सा देखो पॉसिबल नहीं होता है, दोनों लैंग्वेज में लिखने में बहुत समय चला जाएगा। तो हिंदी में हम बोलते चलते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों की हिंदी लिख देते हैं, कुछ इंग्लिश में बोलते चलते हैं, कुछ चीज़ों को वो भी लिख देते हैं। तो दोनों के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और ये बैच जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, तो ऑफलाइन बैच भी हमारा चल रहा है और ऑनलाइन। ऑफलाइन में हमने जो स्टार्ट किया है पहले, वो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, 2 लेक्चर हो चुके हैं। दोनों ही बैच हमारे पास यहाँ पर ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में स्टार्ट है। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो नंबर 96 28 95 92 37। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतने जल्दी आप अपना कोर्स धीरे स्लोली स्लोली आराम आराम से कवर करते चलोगे, नोट्स बनाते चलोगे और चीज़ें कवर होती चलेगी। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाता है, जहां से आप उठा के उसको पढ़ सकते। ठीक है सर। स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अरे बहुत समय है भाई, कहाँ परेशान आ जाते हो। आज के लिए इतना, थैंक यू सर।